जब सुना कि वो बाहर घुटनों पर बैठी है तो वो स्नीयर करके बोले। तो अब उसे समझ आया कि वो गलत थी। ये देखकर कि हिज मैजेस्टी का एल्डेस्ट प्रिंसेस को माफ करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था, यूनक ने उनके वर्ड्स रिले किए। एल्डेस्ट प्रिंसेस ने कहा है कि वो रॉयल ट्रेजरी का मैनेजमेंट आपको सौंपने के लिए तैयार है। ये सुनकर एम्परर किंग ने सिर्फ ठंडेपन से पूछा, क्या ये वही नहीं है जो उसे करना चाहिए था? कुछ और? जब यूनक ने कहा कि और कुछ नहीं है, तो एम्परर किंग ने उसे एल्डेस्ट प्रिंसेस को एक मैसेज देने का ऑर्डर दिया। उसे बोलो कि वापस जाए, अपना सामान पैक करे और निकल जाए। यूनक बाहर आया और हिज मैजेस्टी की बातें एल्डेस्ट प्रिंसेस को बताईं। हिज मैजेस्टी ने कहा है कि रास्ता लंबा है, इसलिए आपको यहाँ घुटनों पर बैठकर अपनी ताकत वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये देखकर कि उनका रोने वाला टैक्टिक काम नहीं आया, एल्डेस्ट प्रिंसेस ने गुस्से में अपने दांत पीसे। उस औरत के मुकाबले जो साइलेंटली अपनी कड़ी दवाई निगल रही थी, फान शियन ने एक ही रात में 300 पोएम्स कंपोज करके नॉर्दर्न ची के महान लिटरेरी मास्टर जुआंग मोहान को खून की उल्टी करवा दी और वहां से भगा दिया, जिससे सदर्न ची की शान बढ़ गई। उसे 8th रैंक के शिएलियू लैंग से प्रमोट करके 5th रैंक का अटेंडेंट ऑफ द इंपीरियल एकेडमी बना दिया गया। इंपीरियल डिक्री डिलीवर करने के बाद पैलेस का मैसेंजर तुरंत अपनी कैरेज में बैठकर फान मैनर से निकल गया। शायद इसलिए क्योंकि पैलेस एल्डेस्ट प्रिंसेस को कैपिटल से विदा करने में बिजी था, इसलिए मैसेंजर को जल्दी थी। बाप और बेटा फान मैनर की बालकनी पर खड़े होकर दूर जाती हुई कैरेज को देख रहे थे। दोनों गहरी सोच में थे। फान जियन ने अचानक फान शियन को याद दिलाया, ये औरत बहुत लंबे समय तक दुश्मनी याद रखती है। फान शियन को भी ये बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर वो किसी दिन वापस आई तो उसे मौत तक लड़ना पड़ेगा। हालांकि एल्डेस्ट प्रिंसेस के मैटर्स में बिजी होने की वजह से फान शियन को अब रियलाइज हुआ कि उसके पिता को कैसे पता चला कि एल्डेस्ट प्रिंसेस का कैपिटल से निकाला जाना उससे जुड़ा था। जब फान शियन ने अपने पिता से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, तो फान जियन ने कहा, यह मैटर काफी सफाई से हैंडल नहीं किया गया था। पीछे बहुत सारे निशान, ट्रेसेस छूट गए थे और फान सिजे अपने बिजनेस एक्यूमेन के अलावा फ्रैंकली थोड़ा सा बेवकूफ है। वो डेफिनेटली ये नहीं कर सकता था। पता चला कि फान जियन ने सिजे को लीफलेट्स के लिए बड़ी क्वांटिटी में पेपर ऑर्डर करने को कहा था। ये फान जियन की नज़रों से कैसे बच सकता था? तो उन्हें इस बारे में काफ़ी समय से पता था। बस वो फ्रेज काफ़ी सफाई से हैंडल नहीं किया गया, बहुत सारे निशान छूट गए, कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे उसने पहले कहीं सुना हो। फान जियन सोचने लगा कि क्या पूरी दुनिया को पता है कि ये उसने किया है? इस मोमेंट पर फान जियन ने उसे फिर बताया, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी अकेली छोटी ट्रिक्स एल्डेस्ट प्रिंसेस को गिराने के लिए काफ़ी नहीं थी। किसी ने तुम्हारी हेल्प की है और वो पहले से जानते थे कि वो इंसान कौन था। तभी फान जियन को रियलाइज हुआ कि उन लोगों के मुकाबले जो सालों से कैपिटल की पॉलिटिक्स में हैं, वो वाकई अभी बहुत बच्चा है। इसलिए उसने चिंता में अपने पिता से पूछा कि क्या कुछ होगा। उसके पिता ने रिप्लाई किया, मैंने पहले ही उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्हें बंद करने की ज़रूरत थी। जिन्हें मैं चुप नहीं करा सका, उनके लिए किसी और ने आफ्टरमाथ नतीजे संभाल लिए हैं। वो इंसान वही सरनेम्ड चेन है जो दिन भर व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। फान जियन ने उसे ये भी बताया कि जब तक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन को ये लगता है कि इसका फान शियन से कोई लेना देना नहीं है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने सोचा कि उसके पिता हिज मैजेस्टी की बात कर रहे हैं, पर पता चला कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन लिन वानर थीं। तभी फान शियन को याद आया कि एल्डेस्ट प्रिंसेस लिन वानर की माँ थीं और उसने इनडायरेक्टली उसकी माँ को शहर से निकलवा दिया था। हालांकि फान जियन ने अभी कहा था कि किसी ने फान शियन के लिए कॉन्सिक्वेंसेस संभाल लिए हैं। उनकी बातें न सिर्फ उस चेन नाम के आदमी की तरफ इशारा कर रही थीं, बल्कि एक और हेल्पर की तरफ भी, उसके होने वाले ससुर। वान का ध्यान बाहर की अफवाहों से हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर लिन ने फैन फैमिली से बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए और साथ ही मेड्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो वान का ध्यान उसकी आने वाली शादी पर फोकस रखें। प्राइम मिनिस्टर लिन ने लिन मैनर के स्टुअर्ट को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया, कुछ ऐसी बातें हैं जो वान को जानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा बोला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। फान शियन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर लिन उसके लिए इतना कुछ करेंगे। अपने बेटे का हैरान एक्सप्रेशन देखकर फान जियन ने उसे कुछ बताया, ये कहते हुए कि अगर वो इंसान तुम्हारी हेल्प करने का डिसाइड करता है तो वो उसे अंत तक निभाएगा। वो इसी तरह का आदमी है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, ये प्राइम मिनिस्टर लिन और फान शियन के बीच का मैटर था। रही बात मिस लिन से फ्यूचर में कैसे ट्रीट करना है, फान जियन ने कहा, वो फान शियन का अपना पर्सनल मैटर है। अपने पिता का रिमाइंडर सुनने के बाद फान शियन समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं जानता हूं पिताजी,
सब लोग एक्साइटेडली बातें कर रहे थे। इस शादी ने सच में पूरे कैपिटल को हिलाकर रख दिया था। फैन फैमिली पहले से ही एक प्रोमिनेंट क्लैन थी और दुल्हा फैन शियन भी एक रिसेंटली रिजन फिगर था। दुल्हन की फैमिली बैकग्राउंड भी शानदार थी। हालांकि उसे साल के शुरुआत में ही लिन फैमिली ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था, पर आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी। ये शादी एक बेमिसाल अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर ऑर्गेनाइज की गई थी। ये फैक्ट कि दोनों ही इलेजिटिमेट बच्चे थे, कैपिटल के लोग जैसे भूल ही गए थे। एक बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, क्या दोनों ही इलेजिटिमेट बच्चे हैं? पास खड़े किसी ने हंसते हुए कहा, तो फिर ये इलेजिटिमेट बच्चों की सबसे हाई प्रोफाइल शादी है। सच में अजीब है। जब डिक्री अनाउंस हुई तो यूनक हॉ द्वारा दिया गया इनाम थोड़ा अनकन्वेंशनल था। सोना, चांदी और ब्रोकेड्स स्टैंडर्ड अमाउंट से कहीं ज्यादा थे और लिस्ट में कुछ ट्रिब्यूट आइटम्स भी थे। ये बाकी हाई ऑफिशियल्स के बेटों की शादी में मिलने वाले रिवॉर्ड से बिल्कुल अलग था। इंपीरियल पैलेस में एम्परर किंग अपने सामने रखी पेंटिंग को देख रहे थे। मैंने वानर की शादी, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, फान शियन से कर दी है। वो शायद इस बहू को पसंद करती। उसे पहले ऐसे रौनक वाले ओकेजन्स पसंद थे। उम्मीद है उस लड़के को भी ये पसंद आए। फिर उन्होंने सोच में अपना सिर झुका लिया। यहां सुबह होने से पहले ही फान शियन को सेरेमनीज की रिहर्सल के लिए जगा दिया गया। सब लोग जोर से हंसे। ये राइस डंपलिंग कहां से आया है? फान शियन ने अपना आउटफिट देखा। वो सच में एक राइस डंपलिंग जैसा लग रहा था। इसी मोमेंट पर किसी ने रिपोर्ट किया कि दुल्हन आ गई है। वानर अंदर आई। फान शियन शर्मा गया। ये राइस डंपलिंग है, पर यह दुनिया का सबसे खुश राइस डंपलिंग है। उन्होंने सेरेमनी शुरू की। पहला बो धरती और आसमान को, घर खुशियों से भर जाए। दूसरा बो उन माँ बाप को जो ऊंचे हॉल में बैठे हैं, वो लंबी उम्र जिएं। पति और पत्नी एक दूसरे को बो करते हैं, उनका प्यार उम्र भर बना रहे। बाहर सिर्फ फान सिज्जे ने गुस्से में कहा, यह सच में मेरे मुंह में डॉग फूड थूसने जैसा है। क्या यह देखना घिनौना नहीं है? फाइनली सबने तालियां बजाईं, सेरेमनी पूरी हुई और उन्हें ब्राइडल चेंबर तक ली जाया गया। फान शियन ने सर्वेंट्स को हाथ से इशारा किया, आप सब दिन भर बिजी रहे हैं और थक गए होंगे, जाइए जल्दी रेस्ट कीजिए। सिक्की ने बो किया और कहा, यंग मिस्ट्रेस, यंग मास्टर, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो तो बस इस सर्वेंट को बुला लीजिएगा। फान शियन ने कैजुअली कहा, जाओ जल्दी, थोड़ा और लेट हुआ तो रीडर्स वेट नहीं कर पाएंगे। फैन शियान मुद्दा और दुल्हन को देखकर मुस्कुराया, अब सिर्फ हम दोनों हैं। फिर फैन शियान ने वनर के चेहरे से वेल उठाया। वो उसकी ब्यूटी देखकर दंग रह गया। वनर ने भोलेपन से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? फैन शियान ने उसे बेड पर हल्का सा धकेला, एक आईब्रो उठाई और बोला, ऑफ कोर्स, वही जो बड़ों को करना चाहिए। आधे घंटे बाद फैन शियान ने अचानक दरवाजे के बाहर किसी के खांसने यानी कफिंग की आवाज सुनी। फैन शियान मिला, बाहर कोई है? वनर ने चिंता में पूछा, क्या ये कोई असैसिन हो सकता है जो शादी में घुस आया हो? फैन शियान को उठते और अपना रोब पहनते देख वनर ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? फैन शियान ने अपने कपड़े वापस पहने, डरो मत, मैं हूं यहां, तुम बस बेड पर रेस्ट करो। फिर उसने अपनी टेक्निक का यूज किया और अपने सामने वाला दरवाजा तोड़ दिया। मेरे अच्छे टाइम को खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? देखो मैं कैसे तुम्हें सबक सिखाता हूं। एक बंदा जमीन पर गिर गया और अपना हाथ उठाकर बोला, रुको। फैन शियान हैरान था। मास्टर! उसके मास्टर मुस्कुराए और थम्स अप दिया, तुम्हारे स्किल्स इंप्रूव हो गए हैं। फैन शियान पजल्ड था, आप यहां क्यों हैं? फिर फैन शियान ने अपने मास्टर को कमरे में चाय के लिए इनवाइट किया। फीजे ने कहा, मैंने सोचा था कि 15 साल बाद शायद मैं तुम्हें ना पहचान पाऊं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छोटा बदमाश इतना हैंडसम हो जाएगा, पर वो अभी भी उतना ही रूथलेस है। फैन शियान ने अपना सर हिलाया। मैं कहता हूं मास्टर, क्या आप प्लीज हमेशा आधी रात को स्नीक करके नहीं आ सकते? इससे गलतफहमी हो सकती है। क्या होता अगर मैंने अभी आपको चाकू मार दिया होता? उसके मास्टर ने तेवरी चढ़ाई। मुझे लगता है तुम सोच रहे हो कि काश तुमने चाकू ही यूज किया होता। फैन शियान ने मना किया, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगा आप नहीं आ रहे। फेजिए ने एक्सप्लेन किया, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है और मैं डोंगी सिटी में था। मैं कई दिनों तक भागा, 6 घोड़े बदले और बस मुश्किल से यहां पहुंच पाया। फैन शियान ने अपना सिर झुकाया। मास्टर, मैं आपकी ये मेहरबानी हमेशा याद रखूंगा। आज की रात के बाद मैं कल ओवरवॉच काउंसिल आऊंगा आपसे मिलने। बस आज रात, मास्टर, आपको जल्दी रेस्ट करना चाहिए और मुझे भी जल्दी रेस्ट करना है। फेजिए ने पूछा, इतनी जल्दबाजी? ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये मेडिसिन रखो, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट है। ये बहुत प्रेशियस है।
फैन शियान ने अपने हाथ में मेडिसिन का पैकेट देखा और मुस्कुराया, जाने के लिए मुड़ा। हाँ, मैं ये ले लूंगा, मैं जा रहा हूं। फेजिए ने गुस्से में कहा, कम से कम इसे देख तो लो, ये ट्यूबरक्यूलोसिस यानी तपीदिक को ट्रीट करने की दवाई है। फैन शियान इतना शॉक्ड था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। फेजिए ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं डोंगी सिटी 2 कामों के लिए गया था। एक पिल्स बनाने के लिए हर्ब्स लाने और दूसरा सी गुजियान को वो वक्त याद दिलाना जब मैंने उसका इलाज किया था। उस पर मेरा एक एहसान है। बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एक्टिवली तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। किसे पता था तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे, जिससे मेरी हालत इतनी खराब दिख रही है। फैन शियान ने रिस्पेक्ट से कहा, मास्टर की मेहरबानी, आपका डिसाइपल इसे मुश्किल से चुका पाएगा। प्लीज मेरा ये प्रणाम स्वीकार करें। फेइजिए फैन शियान के एटीट्यूड से थोड़ा हैरान था। फिर उसने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, जाओ। फैन शियान ने अपने हाथ में दवाई का पैकेट देखा और बड़बड़ाया, दवाई जो ट्यूबरक्यूलोसिस ठीक कर सकती है? मास्टर ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। पर जब उसने दवाई का पैकेट खोला, फैन शियान शॉक हो गया। ये दवाई? फिर फैन शियान कमरे में गया। वानर ने पूछा, पतिदेव क्या आप ठीक हैं? फैन शियान भाग कर गया, माय लेडी मैं आ गया। एक तरफ स्प्रिंग नाइट का एक पल 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होता है। दूसरी तरफ एक बंदा छत पर तलवार लिए बैठा था। सब लोग खुशी से खा रहे थे। एक बोल लो, ठीक है। इसी मोमेंट पर एक लड़की आई और उसने बुलाया, यंग मास्टर। फैन शियान जो खाना उठा रहा था रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास वाले बंदे ने अपने हाथ रगड़े और कहा, ओल्ड मैडम यंग मास्टर की शादी की खबर सुनकर बहुत खुश थीं और उन्होंने स्पेसिफिकली मिस लियू सीसी को कैपिटल भेजा है यंग मास्टर के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट के तौर पर। फैन शियान हकलाया, एक गिफ्ट? एक कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट? फैन जैन इस मोमेंट पर खड़े हो गए। हिज मैजेस्टी ने मुझे पैलेस बुलाया है, मुझे जाना होगा। कॉन्क्यूबाइन लियू ने उन्हें सहारा दिया। चलिए मैं आपकी नहाने और कपड़े बदलने में मदद कर देती हूँ स्वामी। रुओ रुओ ने भी फैन सिजझे से कहा, तुमने आज अपना होमवर्क नहीं किया है? फैन शियान की आंखें फटी रह गईं। तुम दोनों भी? फिर वो लियू सीसी की तरफ मुड़ा और बोला, ये कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट रहने दो। फैन शियान ने लियू सीसी से कहा, कैपिटल में मेरे रहने के दौरान बहुत कुछ हुआ है, पर लियू सीसी बहुत एक्साइटेड थी। शुक्र है यंग मास्टर अभी भी हेल्दी हैं, सीसी अब चैन की सांस ले सकती है। फैन शियान ने कहा, तुम पहले रेस्ट करो, जब पेट भरकर खा लो तो मैं तुम्हें कैपिटल की सैर करवाऊंगा। लियू सीसी ने अपना सर झुकाया। सीसी यहाँ काम करने आई है, मैं यंग मास्टर को परेशान नहीं कर सकती। बाकी सर्वेंट्स फुसफुसाने लगे। ये साफ है कि इस नई मेड का यंग मास्टर के साथ कुछ अनयूजुअल रिश्ता है। फैन शियान ने तेवरी चढ़ाई, अगर तुम काम करना चाहती हो तो भी पहले नहा लो। लियू सीसी ने सर हिलाया। सीसी समझ गई, मैं यंग मास्टर की बात मानूंगी। फिर वो 2 सर्वेंट्स के साथ चली गई। इस मोमेंट पर वानर बोली, तो ये सीसी है। मैंने अक्सर अपने पति से दांजू की हेडमेड के बारे में सुना है। वो कहते थे कि वो सिची से भी ज्यादा मेहनती है। आज फाइनली मुझे उससे मिलने का मौका मिला। फैंजियन ने आगे कहा, ना सिर्फ मेहनती बल्कि उसका टेम्परामेंट, स्वभाव भी बहुत बेहतर है। वानर मुस्कुराई और बोली, अगर पति ऐसा कहेंगे तो सिची गुस्सा हो जाएगी। सिची उन्हें दूर से देख रही थी, पर उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि फैंजियन किसी झोला छाप डॉक्टर जैसा दिखता है। इसी बीच दूसरी जगह फैन जैन ने बो करके कहा, योर मजेस्टी को रिपोर्ट कर रहा हूं। लड़के ने कहा है कि वो अपने हनीमून के लिए कैंग माउंटेन जाना चाहता है। उस आदमी ने कहा, कैंग माउंटेन एक अच्छी जगह है, शोर शराबे से दूर, चिंताओं से मुक्त। पर मेरे पास एक आइडिया है। फिर उन्होंने उन दोनों की तरफ एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा। मैं चाहता हूं कि फैन जियान डिप्लोमैटिक मिशन को लीड करे ताकि श्याओ एन और सी लिली को यान बिंगयून के बदले एक्सचेंज किया जा सके। आप दोनों का क्या ख्याल है? दोनों ने सर झुकाया और कहा, हमारे हम्बल सर्वेंट्स की कोई राय देने की हिम्मत नहीं है। पर एम्परर क्विंग ने कहा, अगर मैं तुम्हें बोलने की इजाजत दूं तो तुम क्या सोचोगे? फैन जैन ने जल्दी से रिप्लाई किया, फैन जैन की अभी शादी हुई है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। फैन जैन वाइस मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू को प्रमोट करके मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू बनाया जाता है। ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कोई शुभ दिन चुन लो। ये सुनकर उनके पीछे खड़े 2 लोगों ने कुछ और नहीं कहा। धन्यवाद योर मजेस्टी। लिन रूफू ने साइड में देखा। हिज मजेस्टी ने पहले ही प्लान्स बना लिए थे। नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एम्परर क्विंग ने फिर पूछा, क्या आप दोनों की कोई और राय है? पर उन दोनों ने बस सर झुकाया और कहा, नहीं। बाहर निकलने के बाद दोनों सिर्फ आ ही भर सके। एक कोने में 2 लोग बात कर रहे थे। हिज मैजेस्टी ने ईडिक्ट इशू किया है। तुम्हें नॉर्दर्न ची के डिप्लोमैटिक मिशन पर साथ जाने का ऑर्डर दिया है।
फैनशियान ने रिप्लाई किया, हाँ, बाहर से तो ये श्याओ एन और सी लिली को यान बिंगयून के बदले एक्सचेंज करने के लिए है, पर अंदर से ये सी लिली को नॉर्दर्न ची के एम्परर को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करना है, क्योंकि उस इंसान ने पर्सनली हमसे सी लिली को रिलीज करने की रिक्वेस्ट की थी। सी लिली को ड्रग्स दिए गए हैं। अगर वो इंसान उसके साथ संबंध बनाता है तो वो घाव से भर जाएगा और मर जाएगा। इतना ही नहीं, हिज मैजेस्टी का एक और टास्क है, यान बिंगयून को बचाने के बाद श्याओ एन को खत्म करने का मौका ढूंढना। जब चैन पिंगपिंग ने ये सुना तो उसने हाथ हिलाया। मुझे पहले से पता था, ये वाकई ऐसा ही है। फैनशियान रोया। क्या उन्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी है जो मुझे ऐसा टास्क दिया? मेरी अभी शादी हुई है। चैन पिंगपिंग नॉनचलांट था। जो भी हो, ये एक अच्छा चॉइस है। और तो और मैंने ही तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था। चैन पिंगपिंग ने आगे कहा, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी अभी शादी हुई है, पर नॉर्दर्न ची का मैटर अर्जेंट है। क्या तुम अपनी माँ का इंटरनल ट्रेजरी वापस नहीं लेना चाहते? तुम्हें खुद को प्रूव करने के लिए कुछ करना होगा। इसके अलावा जब तुम बाद में ओवरवॉच काउंसिल को संभालोगे तो सबको कन्विंस करने के लिए तुम्हारे पास कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। फैनशियान चौंक गया। अचानक टॉपिक ओवरवॉच काउंसिल संभालने पर शिफ्ट हो गया था। चैन पिंगपिंग ने तेवरी चढ़ाई। अचानक नहीं, मैं इसकी प्लानिंग बहुत समय से कर रहा हूं। मैंने सब कुछ सही से अरेंज कर दिया है। मैं किसी को तुम्हें थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, पर तुम्हें एक इंसान से सावधान रहना होगा, नॉर्दर्न ची के ब्रॉकेड गार्ड्स का कमांडर शेन जोंग। फैनशियान एम्परर किंग से मिलने पहुंचा। योर मैजेस्टी ने इस हम्बल सर्वेंट को बुलाया, पता नहीं किस काम के लिए। एम्परर किंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं देख रहा हूं तुम नाखुश लग रहे हो। फैनशियान ने सिर झुकाया और कहा, इस सर्वेंट की ऐसी हिम्मत नहीं। एम्परर किंग ने आह भरी। मैंने फिर से सोचा है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए, और फिर 1 महीने बाद तुम नॉर्दर्न ची के लिए निकल जाओगे। फैनशियान ये सुनकर खुश हो गया। धन्यवाद योर मैजेस्टी, आपकी बुद्धिमनी के लिए। धन्यवाद योर मैजेस्टी, आपकी दया के लिए। लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी। एम्परर किंग हंसे। ये बच्चा। नॉर्दर्न ची जाना नाम और कामयाबी कमाने का एक अच्छा मौका है। क्या तुम नहीं जाना चाहते? फैनशियान ने झूठ बोलने का इरादा किया, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने वो आंखें देखीं जो इंसान के दिल के पार देख लेती थीं। उसने जल्दी से कहा, क्या योर मैजेस्टी सच सुनना चाहते हैं? एम्परर किंग ने सोचा, इंटरेस्टिंग कि कोई मेरे सामने झूठ बोलने की सोच भी रहा है। फैनशियान ने अपना सिर खुजलाया और कहा, सच बोलूं तो आपका हम्बल सर्वेंट बस एक आवारा यानी आइडल यंग मास्टर बनना चाहता है, जो शराब पिए, पोइट्री लिखे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बेफिक्र जिंदगी जिए। एम्परर किंग ने हंसते हुए कहा, सच में बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हो। खैर, तुम जा सकते हो। फैनशियान ने रिस्पेक्ट से कहा, आपका हम्बल सर्वेंट इजाजत चाहता है। पर उसने अपने दिल में सोचा, क्या ये इतना सिंपल है? अचानक एम्परर किंग फिर बोले, वही सही। मिशन फिक्स्ड है, पर लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर तुम किसी खतरे में पड़ो तो सिचुएशन देखकर एक्शन लेना। याद रखना, जिंदा वापस आना। ये बातें सुनकर फैनशियान को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। हिज मैजेस्टी की बातों का मतलब था कि अगर मिशन फेल भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे हो सकता है? हिज मैजेस्टी उसकी जिंदगी को मिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों समझ रहे हैं? वो पक्का उल्टा बोल रहे होंगे। मतलब अगर मिशन फेल हुआ तो उसे मरना पड़ेगा। फैनशियान ने दृढ़ता से कहा, आपका सर्वेंट पूरी ताकत लगा देगा और मिशन फेल नहीं होने देगा। मिशन के दिन फैनशियान ने अपने सामने 4 सर्वेंट्स को देखा जो रस्सियां खींच रहे थे, जैसे किसी को सेलर से बाहर निकाल रहे हों। ढीला मत छोड़ो, जोर से खींचो। जिस बंदे को बाहर निकाला जा रहा था वो श्याओ एन था, नॉर्दर्न ची के स्पाइस का लीडर, जो सदर्न किंग में 25 साल से कैद था। फैनशियान ने उसे ऑब्जर्व किया। ये नॉर्दर्न ची के स्पाइस का लीडर था, वही आदमी जिसका चैन पिंगपिंग ने खुद 1000 मीलों तक पीछा किया था। उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों पैर कुर्बान कर दिए थे। श्याओ एन ने बस अपना हाथ झटका और वो चारों आदमी जो उसके बेड़ियों की जंजीरें पकड़े हुए थे, जमीन पर गिर गए। सोल्जर्स ने वार्निंग दी, फिर अपनी तलवारें और स्पीयर्स उसकी तरफ पॉइंट किए। श्याओ एन ने जैसे बहुत समय से धूप नहीं देखी थी, उसने अपना हाथ उठाकर धूप को देखा। तभी वो कुछ सोल्जर्स उठे और कंप्लेन करने लगे, तुम इतनी बेपरवाही से क्यों हिल रहे हो? तुमने तो हमें डरा ही दिया। फेजिए सिटी वॉल पर खड़े होकर देख रहे थे। बहुत खतरनाक, ये आदमी सच में बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है बेहतर होगा अगर मैं उसके साथ जाऊं। चैन पिंगपिंग में उन्हें रोका। अगर यंग लोग बाहर जाकर दुनिया नहीं देखेंगे तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाएंगे? फेजी मुड़े और गुस्से में बोले, अगर दुनिया देखने का मतलब उसकी जान जाना है तो मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल कौन रखेगा?
चेन पिंगपिंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी व्हीलचेयर मोड़ी और चले गए। ये मैटर अब हाथ से निकल चुका था। फेजिए उन्हें घूरने लगे। क्या तुम्हें उस बच्चे की सेफ्टी की बिल्कुल चिंता नहीं है? चेन पिंगपिंग साइलेंट रहे, फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची। नहीं है। फेजिए फानशेन के साथ कैरेज में बैठे। मैंने पहले प्लान किया था कि मैं तुम्हारे साथ नॉर्दर्न ची चलूंगा। ये सुनकर फानशेन चौंक गया। नहीं, डायरेक्टर चेन ने कहा था कि बहुत सारे नॉर्दर्न ची स्पाइस आपको मारना चाहते हैं टीचर। अगर आप मेरे साथ गए तो मुझे डर है कि ये और भी खतरनाक हो जाएगा। आपको कैपिटल में ही रेस्ट करना चाहिए और मेरे वापस आने का वेट करना चाहिए। फेजिए ने सोचा, ये चेन पिंगपिंग, वो बहुत बोलता है। फानशियन ने रवानगी से पहले चेन पिंगपिंग की इंस्ट्रक्शंस याद की। तुम्हारे लिए कुछ और शब्द। नॉर्दर्न ची के यंग एम्परर अभी अभी तख्त पर बैठे हैं, पर एम्प्रेस डाउजर पावर छोड़ने से मना कर रही हैं। एम्परर और एम्प्रेस डाउजर के बीच कॉन्फ्लिक्ट के निशान पहले ही दिखने लगे हैं। फानशेन मुस्कुराया, समझ गया। इस तरह के माँ बेटे के पावर स्ट्रगल का आपका सबॉर्डिनेट फायदा उठा सकता है। चेन पिंगपिंग ने उसे एक नज़र देखा। मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वो ये है कि एक बार जब तुम यन बिंग्यून को ले लो तो जल्दी वापस आ जाना और नॉर्दर्न ची के पावर स्ट्रगल में मत फंसना। फैनशियन ने अपना सर खुजलाया। तो आपका ये मतलब था? चेन पिंगपिंग ने उसे याद दिलाया। साथ ही फेजिए सी लिली को जहर दे सकता है। जो भी उसके साथ संबंध बनाएगा वो जहरीला हो जाएगा। फेजिए ने दवाई की एक शीशी निकाली। ये एंटीडोट है, जहरमर है। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सच में चिंता है कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। अगर तुम्हें जहर चढ़ा तो खुद को ठीक कर लेना। फैनशियन का चेहरा उतर गया। मुझे जहर कैसे चढ़ सकता है? क्या रोकना? मैं एक शरीफ आदमी हूं। पर उसके हाथ ने फिर भी एंटीडोट की शीशी झपट ली। फेजिए कैरेट से उतरने के लिए तैयार हुए। खैर, चाहे तुम इसे यूज करो या ना करो, बस इसे रखो। याद रखना, सेफ वापस आना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नॉर्दर्न ची के लोगों को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। न सिर्फ फेजी ऐसा सोचते थे, बल्कि चेन पिंगपिंग ने भी ये सोचा था। फैनशियन ने अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। पता नहीं खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। कैरेज शहर से निकलनी ही वाली थी। फैनशियन ने अपने पिता से कहा, सबको एक एक करके फेयरवेल देने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मैं नॉर्दर्न ची कब पहुंचूंगा। फैनजियन ने कुछ बार खांसा। ये आदमी मेरे पर्सनल गार्ड्स हैं, सब केयरफुली सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स हैं। ये तुम्हारे साथ नॉर्दर्न ची जाएंगे। चेन पिंगपिंग ने एक बार कहा था कि फैनजियन के पास एक टीम है और वो डेफिनेटली उन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्दर्न ची भेजेंगे। फैनशियन ने फैनजियन से धीरे से कहा, डायरेक्टर चेन ने मुझे पहले ही बता दिया था। पिताजी के कमांड के अंदर जो गार्ड्स हैं, जो ब्लैक नाइट्स का मुकाबला कर सकते हैं, ये वही है ना? फैनजियन का एक्सप्रेशन डार्क हो गया, शायद इसलिए क्योंकि उनकी बात पकड़ी गई थी। चेन पिंगपिंग बहुत बातूनी है, वो सब बता देता है। गाउदा और उसके सबॉर्डिनेट्स बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, भरोसेमंद हैं। तुम उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे तुम कुछ भी करो। गाउदा ने रिस्पेक्ट से कहा, यंग मास्टर फैन, अगर आपका कोई ऑर्डर हो तो बस बता दीजिएगा। फैनशियान ने उसके कंधे पर थपकी दी। गाउदा, मैंने काफी समय से तुम्हारी तारीफ सुनी है। गाउदा हैरान था, क्या योर लॉर्डशिप ने मेरा नाम पहले सुना है? फैनशियान मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। दानजो में मेरे पास जीगू लाम का एक घोड़ा है। जब मैं वापस आऊंगा और फ्री रहूंगा तो वो तुम्हें दे दूंगा। गाउदा मुस्कुराया, धन्यवाद लॉर्ड फैन। फैनशियान ने अपने पिता को विदा किया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकलता हूं। अपने बेटे को धीरे धीरे गायब होते देख फैन जियान ने आह भरी। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैं अब उसे रोक नहीं सकता। आधे रास्ते पहुंचकर फैन शियान ने सबको वहीं रेस्ट करने का ऑर्डर दिया, बिना वजह यहां वहां न घूमने और अलर्ट रहने को कहा। गाओदा ने वोंग की नियान को दूर खड़े देखा और पूछा, लॉर्ड वोंग इतनी दूर क्यों खड़े हैं? लॉर्ड वोंग ने गाओदा की तरफ देखा, जो शियोआन की प्रिजन कैरेज की गार्ड कर रहा था। थोड़ा दूर खड़ा रहना ज्यादा सेफ है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं भाग तो सकता हूं। गाओदा ने गुस्से में डांटा, डरपोक, तुम्हारा एक एक शब्द मैं यंग मास्टर फैन को रिपोर्ट करूंगा बिना कुछ छोड़े। पर वोंग किन्यान ने नफरत से स्नॉट किया, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। गाओदा ने फैन चियान को रिपोर्ट किया, योर लॉर्डशिप को ये आदमी कहां से मिला है? इसका मूवमेंट अजीब है, ये मौत से डरता है और हमेशा भागना चाहता है। हम इस बंदे को साथ नहीं रख सकते। फैन चियान हकला के बोला, वो एक्चुअली तुम्हें टेस्ट कर रहा है। ये आदमी असाधारण, बहुत बहादुर है। गाओदा ने वांग किनियन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका दिल शक से भरा था। ये
फान शियान ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, एक्चुअली बात ये है, मुझे डर है कि कैरेज में श्याओएन अकेला है तो कुछ हो ना जाए। जैसे ही उसने ये कहा, वांग किनियन बहादुरी से बोला और डिसाइड किया कि अब से वो श्याओएन के साथ उसी कैरेज में बैठेगा, नजर रखने के लिए। गाओ दा ने इस एक्शन की बहुत तारीफ की। ये वाकई सबॉर्डिनेट्स के लिए एक मिसाल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस आदमी को इतना नीचा समझूंगा। इस मोमेंट पर गाओ दा की आंखों में वांग किनियन चमक रहा था। गाओ दा वांग किनियन के पास गया और बात शुरू की। उस जमाने में श्याओएन मक्खियों की तरह लोगों को मारता था। वो बहुत ब्रूटल और विशिष्ट था, सच में इस दुनिया का एक शैतान। वांग किनियन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, उसके गुनाह बहुत बड़े हैं। गाओ दा ने आगे कहा, पर सिर्फ ब्रदर वांग ही हैं जो उससे बिल्कुल नहीं डरते। वांग किनियन ने सिक्का अपने सीने में छुपा लिया। आह, तुमने सब समझ लिया।